Namaste. Welcome to Heritage Stories and Performing Arts. I'm Sarita Nair, founder of HSPA. Heritage Stories and Performing Arts tries to bring to you stories from our history and heritage through performing arts. Today, we are here on Itihas ke Panno se. Itihas ke Panno se is an initiative where we bring to you stories of our unsung heroes from all over India. Heroes who have dedicated their lives or sacrificed their life for the country so that we enjoy the freedom that we do today. Today, we are on season 4, episode 2 of Itihas ke Panno se. And our story today comes to you from a little town called Chotila in the south of Gujarat, Saurashtra. This was then known as Kathiawar Agency, a conglomerate of 200 odd princely states under Bombay Presidency. This place is in Gujarat, and bringing us the story of an unsung hero from this town is Tirtha Bhatt, who's joining us all the way from Ahmedabad. Let me tell you a little bit about Tirtha. Tirtha is a freelance artist and a theatre practitioner. Her onstage presence is lively and wholly dedicated to the character she portrays. But with her background in designing and her keen curiosity, she's passionate towards research, management, and producing process of the play as well. Her collaborations and experience with prominent theatre foundations around the country has introduced her to a range of regional theatre and forms. Her passion towards art and culture is aptly expressed in the simplest of ways, as you shall see today. Besides theatre, she's interested in working with children, in bringing young minds into the magical world of art. Her approach and advocacy for sustainability is transparent and inspirational through all her projects. Besides being an active member of a theatre company, handling workshops and volunteer work, she utilizes her time in writing and creating content through different mediums of art. Join me in welcoming Tirtha Bhatt. जननी नहैया माँ पढ़ंता पढ़ंता पिधो कसुबीनो रंग ए न धोला धावण केरी धारा जे उपाम्यो कसुबीनो रंग ओ राज मने लाग्यो कसुंबीनो रंग ओ राज मने लाग्यो कसुंबीनो रंग जनेता के वात्सल्य झरण में, बहना के मधुर कंठ से बहने वाली लोरी में, हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाने वाले वीरों की मुस्कान में सुलगता, चमकता, महकता रंग कसुम्बी रंग। कसुम्बी रंग को गुजरात में जानते हैं झवेरचंद मेघानी से। गुर्जरगिरी की नजाकत को परखने वाले, काठियावाड़ की लोक बोली में छिपी शक्ति को पाने वाले, धरती की धूल में से ही मोती ढूंढ निकालने वाले जौहरी झवेरचंद मेघानी। 28 अगस्त 1896 के दिन मेघानी का जन्म सौराष्ट्र भूमि के चोटीला में हुआ। ऊंचे पहाड़ों की तलहटी में अंधाबास कहलाने वाले दाठा थाने में। उनके पिता जमादार कालिदास मेघानी गांव को ऐसी सरहद पे उनको थाने नियुक्त होते कि जहां लोग जाने से भी कतराते। डाकुओं की आवाज से ही वहां की चौकियां हिल जाती थी। ऐसे भयावह माहौल के वन क्षेत्र में हाई स्कूल शिक्षा की सुविधा कहाँ। जमादार कालिदास, जो झवेरचंद को शिक्षित देखना चाहते थे, न चाहते हुए भी अपनी आंखों के तारे को अपनी आंखों से दूर करने पर विवश थे। किसी रिश्तेदार के वहां झवेरचंद को गांव से दूर भेज दिया। पराये घर की रोटी से परवश उस बालक को अपना वतन ऐसे खींचता था जैसे गाय अपने बछड़े को खींचती हो। गांव की प्राकृतिक आत्मीयता और माता पिता से वंचित प्यार उस संवेदनशील बच्चे में एक कवि पैदा कर गया। बचपन की कमियां ही कवि के निर्माण की पूरक नहीं होती।
बचपन में एक बार छुट्टियां खत्म होने को थी। कल से बेटा वापस चला जाएगा, यह विचार कर पिता ने सोचा, चलो आज उसे खुश कर देते हैं। भव्य भोजन की तैयारियां शुरू हुई। एक दावत की व्यवस्था हुई। जमादार कालिदास को एक उत्साही सिपाही पूरे गांव में घूम फिरा, छोटे से गांव के हर एक घर से दूध एकत्र करने। जमादार के यहाँ दावत हो तो मना भी कौन कर सकता है। सब खाना खाने बैठ गए। तभी सिपाही ने कहा, दूध की एक बूंद भी छोटे बच्चे को खिलाने के लिए किसी के घर में नहीं छोड़ी। और शुद्ध घी से और दूध से बनी अपनी मनपसंद खीर हाजिर हुई। पर उसे खाने से मेघानी का मन उठ चुका था। औरों की कटोरी भर कर खाली होती रही, मेघानी की कटोरी खाली की खाली ही रही। सबने पूछा क्यों, तो थोड़ी उदासी चुप्पी के बाद सिपाही के उन्हीं शब्दों को दोहराए और उठकर चल गए। ऐसा संवेदनशील था बाल मेघानी का हृदय। अगर ऐसा बच्चा आगे जाकर कभी न बनता तो आश्चर्य होता। 1912 में मैट्रिक पास करने के बाद मेघानी ने भावनगर कॉलेज में दाखिला लिया। चढ़ती जवानी के ऐसे जोश भरे समय में भी मेघानी ने अपनी विवेक बुद्धि को साबूत रखा। पूरी कॉलेज में वह अपने अलग पोशाक और अलग अंदाज से सबसे कोट, तखने तक की धोती, सिर पर पगड़ी, पैरों में चप्पल, बड़ी गहराइयां निहार लेने वाली समुद्र जैसी गंभीर आंखें, घुंघराले बाल और मर्दानी चाल। मगर प्रकृति अभी भी पहले की तरह शर्मीली थी। जरूरत से ज्यादा न बोलने वाले मितभाषी मेघानी को जल्द ही सबने जनक राजा का नाम दे दिया। देखते ही देखते 1916 में अंग्रेजी और संस्कृत दोनों विषयों से बीए पास कर लिया। उसी साल वो अपने भाई के वहां कलकत्ता गए। वह निजी मंत्री के स्वरूप जीवनलाल कंपनी में शामिल हुए। कालांतर कंपनी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। उस दौरान कलकत्ता की दुकानों में बंगाली बोर्ड पढ़ने की आदत से बंगाली भाषा से परिचित हुए। बातचीत और मुहावरों से सम्मुख तो थे ही, पर साथ साथ नाटक देखने के शौक से बंगाली नाटकों को देखने जाया करते और धीरे धीरे बंगाली भाषा सीख ली। इसी कारण उन्हें रविंद्र कविता का अध्ययन करने का मौका मिला। ब्रह्मो समाज की विचारधारा जानकर उनकी संस्कार उनकी प्रवृत्ति में विकसित होते रहे। 1919 में जीवनलाल को व्यवसाय से विदेश जाना पड़ा। मेघानी को इसमें शामिल होने और साथ ले जाने का निर्णय हुआ और 3 महीने की विदेश यात्रा तय हो गई। यात्रा ने उनकी दृष्टि को व्यापक बनाया। उन्हें जीवनलाल की कंपनी ने अपनी भूमिका पूरी ईमानदारी से की, पर मेघानी को कभी उस काम में संतुष्टि नहीं प्राप्त हुई। उनके अंदर अपने वतन प्रेम की आग जलती रहती। इसीलिए इंग्लैंड से वापस आते ही उन्होंने अपने खास मित्र को पत्र लिखा। अपनी उन जन्मभूमि को याद की मिठास के साथ पत्र में था एक दृढ़ निश्चय, जो प्रबलता से उनकी स्याही में प्रकट होता था। मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर 1921 की साल में मेघानी वापस अपने वतन सौराष्ट्र चल दिए। 25 वर्ष के उस युवक ने शेष 25 वर्ष का हर एक क्षण साहित्य की सेवा में समर्पित करने का वचन दिया। मेघानी दिन का काम पूरा करते ही रात को मुसाफरी में चले जाते। भोले ग्रामीण लोगों के साथ बातचीत करते, किसानों के साथ किसान बन जाते और उनसे अंतर का रिश्ता बनाकर उनके सहभागी हो जाते। उनके जीवन की कठिनाइयों में से वह रसप्रद कहानियां बना देते। यह स्वतंत्रता का वो समय था जब गांधी जी से प्रभावित था। देश को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए कई नौजवान सिर पर कफन बांधकर निकल पड़ते थे। युग की इस अमर चेतना को झांकते हुए कवि बोल उठे, નથી જાણ્યું મારે पंथ शी आफत खड़ी छे, खबर छे एटली के मातनी हालक पड़ी छे। यही बुलंद आवाज और बड़े पैमाने तक दर्शकों को लुभाने वाली थी। सन 1930 16 अप्रैल को उन्होंने सिंधुड़ो नाम का काव्य संग्रह जारी किया, जिसमें 15 देशभक्ति के गीतों थे, जो झवेरचंद मेघानी ने खुद नमक और धोलेरा सत्याग्रह की शुरुआत में गाए थे। उन गीतों को देशवासियों को आजादी के लिए जोश और जुनून से भर दिया। सिंधुड़ो के गीत गुजरात के घर घर में गूंजते सुनाई देते। धोलेरा सत्याग्रहियों ने लाठी और गोलियों का सामना उन्हीं गीतों की रणकार के साथ किया था। पूरे गुजरात में स्वतंत्र सेनानियों द्वारा गाए जा रहे मेघानी के शब्दों का प्रभाव यह रहा कि ब्रिटिश सरकार ने तुरंत
पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया और मौजूद प्रतियां को जब्त कर दिया। हालांकि लोगों की क्रांतिकारी भावना से यह निश्चित था कि उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। पुस्तक की प्रतियां भूमिगत रूप से प्रसारी जाती थी। पुस्तक के संबंध में अंग्रेजों ने मेघानी को एक विशेष अदालत में बुलाया और उन पर झूठे आरोप लगाए। उनको साबरमती जेल में 2 साल की सजा सुनाई दी गई। लेकिन 1 साल बाद जब गांधी जी ने अंग्रेजों को राजनीतिक कैदियों की रिहाई के बदले में सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने और दूसरे गोल में सम्मेलन में शामिल होने की दरख्वास्त की और दोनों पक्षों ने सहमति दी, तब सभी राजनीतिक कैदियों के साथ मेघानी भी रिहा हुए। सम्मेलन के लिए इंग्लैंड जाने की यात्रा की पूर्व संध्या पर गांधी जी अत्यंत चिंतित थे, क्योंकि वह जानते थे कि अंग्रेज पूरी स्वतंत्रता के लिए उनकी मांगों को स्वीकार नहीं करेंगे। उनके लिए एक कविता लिखी जिसका शीर्षक था छेल्लो कटोरो, जिसमें उन्होंने बापू से राष्ट्र के लिए जहर का यह आखिरी प्याला पीने का अनुरोध किया। कविता की रचना अंतिम घंटे में की गई थी और उनके जाने के ठीक पहले उनके पास पहुंची। उसमें लिखा था, जा बापू माता आखलाने नाथवाने, जा विश्व हत्या ऊपर जड़ छाटवाने, जा 7 सागर पार सेतु बांधवाने, घनघोर बंधनी वाटने अजबाड़ता बापू, विकराळ केसरियाळ ने पंपाड़ता बापू, चाल्यो जजे तुझ भूमियो भगवान छे बापू, छेल्लो कटोरो झेरनो पी जजे बापू। इसे पढ़ने पर गांधी जी ने कहा, मेघानी ने मेरी आत्मा के अंदर प्रवेश करके मेरे मन की स्थिति को पूरी तरह से पकड़ लिया है। और तभी उन्होंने झवेरचंद मेघानी को राष्ट्रीय शायर की पदवी से सम्मानित किया, जबकि मेघानी हमेशा उस पदवी से वंचित रहे, यह कहकर कि यह केवल बापू के द्वारा दिया गया एक स्नेहपूर्ण उपनाम है। गांधी जी का यह दावा था कि एक राष्ट्रीय कवि वो होता है जो किसान और शिक्षित अभिजात वर्ग के बीच की खाई को भर सके। जब तक ये अंतर मौजूद रहता है तब तक कोई नहीं हो सकता। मेघानी ने अथक रूप से इस विभाजन की रेखा को मिटाने का प्रयास किया है। गांधी जी मेघानी के इस जन्मजात उपहार को पहचानने और सहारने में सक्षम रहे। उनकी ऐसी बहुत सी कविताएं हैं जो इतने सालों बाद भी हमें प्रभावित करती रहती है। हमारी आसपास की दुनिया बदल गई है, मगर हमारी भावनाएं आज भी एक समान है। फिर चाहे वह अपनी गांव की याद हो, अपने स्वजन की मिठास हो, या अपने देश के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा। सन 1934 के दौरान कवि को अपने आजीवन प्रेरणादायी रविंद्रनाथ टैगोर से मिलने का शुभ अवसर मिला। मेघानी ने टैगोर पर इतना मजबूत प्रभाव डाला कि टैगोर ने उन्हें तुरंत शांति निकेतन आमंत्रित किया। आखिरकार 1941 में वह शांति निकेतन जाने के लिए कामयाब रहे। वहां गुजराती लोकगीतों पर 4 व्याख्यान दिए, जो बाद में विश्व भारती त्रैमासिक में प्रकाशित किए गए। उसी साल अहमदाबाद में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। इस संबंध में मेघानी को फूल छाप नाम के प्रकाशित किए गए एक व्यंग चित्र के लिए गिरफ्तार किया गया। ऐसी स्थिति के लिए मेघानी मानसिक रूप से तैयार थे। बेशक जब इस गिरफ्तारी का मामला अदालत में आया तो जज ने मेघानी पर कोई आरोप नहीं लगाया। इंसान का इतिहास वह खुद लिखता है, ये बात उनके काम में स्पष्ट नजर आती है। मेघानी ने बिना किसी संकोच के हर तरह के इंसान के बारे में लिखा है। उनकी भिन्नताओं के बीच की समानता को महत्व दिया है। संतों, वीरों, महिलाओं, डाकुओं सब की दिलचस्प कहानियां मौजूद है। साथ में पहाड़ों, नदियों, वनराई के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। वह मानते थे कि इंसान का प्रकृति के साथ कुछ परस्पर संबंध है जो हर हालत में एक दूसरे को शक्ति प्रदान करता है। इसी कारण लोक साहित्य की रचना संभव होती है, मगर लोक साहित्य का बुझता दिया फिर से प्रज्वलित करने के लिए उनके जैसे औरों की जरूरत होगी, ये बात वो हमेशा जानते थे। तभी हमेशा कहते, गुजरात ना कोई धरती बाड़ो उठो, तमारी दरिया कांठो ने तमारी कंजराओ ने कोतरो, पहाड़ कराड़ो તેમજ સપાટ મેદાનોને તપાસો, આના સંતાનોની માણસાઈને ધીરતાથી ઉકેલો। એમાં સાહિત્યનો, શબ્દનો, સૂરનો અખૂટ સંચય પડ્યો હશે।
અને બહુરંગદર્શી ઇતિહાસ આમાં છુપાયેલો છે. वो मातृभूमि के लिए रक्त बहलाने वाले योद्धा ना सही एक वीर थे, जिन्होंने अपने महत्वपूर्ण स्वभाव से हर इंसान के राग और रस को शब्दों से बहाया है. अपनी भूमि, अपनी भाषा और अपने भाव से बनी हमारी गौरवशाली संस्कृति पर रोशनी डालकर न सिर्फ उसको सम्मानित किया, बल्कि उसमें अपना शब्दार्पण भी दिया. आज गुजरात में साहित्य रुचि धराने वाले हर युवा के लिए मेघानी एक सच्ची प्रेरणा है. थैंक यू. थैंक यू. Thank you so much, Tirtha, for sharing this story with us. And इंसान का इतिहास वो खुद लिखते हैं, कितनी खूबसूरती से मेघानी जी ने ये इतिहास लिखा है हम सबको मोटिवेट करने के लिए. So, it was wonderful to hear the story, the way you narrated it, and the way you ended it about, how he connected everyone to nature and everything to nature. तो बहुत खूबसूरती से आपने ये स्टोरी उनकी नरेट की. So thank you once again for coming on इतिहास के पन्नों से. And thank you. Shall we share the other information also that we have with us about him? We just share the presentation so that our audience can take a look at the person that we are talking about, Meghani. Yeah. Yes. So this is the poet. Yes. Would you like to say something, Tirtha? Please carry on. Yeah, this is a lovely picture of him. Probably this is at the era when he is writing the Sindhuro poem. So that's his desk, and that's him. Yeah, maybe we can move to the next. This is the cover page of the book that was banned. Yes, please tell us a little bit about this as well. Yes, so this has 15 songs, patriotic songs in it, and few of them are still available, and some of them have converted into songs also. So I can share the link maybe later on. And it is beautiful. The poem is definitely beautiful, and I deliberately did not translate it because I thought that I wouldn't be doing justice to his work. So if you want, definitely you can listen to it. There is very regional dialect and very regional warmth in it, but still they are very, very inspiring and powerful. So I was reading that he did go to different places, the villages, and he used a lot of folklore and folk songs, and maybe that's where the words came, like you said, the dialect and all of that. So this is a Sindhuro for, I hope I pronounced it properly. So please take a look at the poems, which is available, I think, on the on book sites. And yes, we move to the. Here it is. It's a Gujarati poem book, and it's published in 1913. And you did mention that he was, this was banned, and he was also arrested because of this book. Yes, put in the because of this book, but the 2-year sentence was shortened because Gandhiji had agreed to go to the second roundtable conference, and also that to stop the non-cooperation movement. So based on that treaty that they had between foreigners, this was changed. So it's really interesting to see how we have been following the pen, which is mighty as a sword, and how British were forced to also stop not only people who are, like you said, खून बहा रहे थे, बट जिनके पेन से इंक भी बह रही थी, उनको भी उन्होंने साइमल्टेनियसली काफी खामोश करने की कोशिश की. और हम उससे समझ सकते हैं कि कितना पावरफुल है this medium, which can inspire and influence thousands of people to fight for freedom. So that's the power of the pen. And thank you for bringing the story of Meghani ji here. So yes, move to the next slide.
This is again a picture of the letter which Bapu she had written. So, Tirtha, I was reading about the fact that he was, and you also mentioned it in the story that uh, he was not Gandhiji was not so happy to go to England because he was not really having hopes about getting Hmm. independence. Purna Swaraj, huh? Purna Swaraj, and that's when the last cup of poison. So please do share a little bit about that. I'm sure the audience would love to know more. Yeah, so that is genuinely very good poem, and it is very sentimental also. And just like Bapu had said that he has literally entered the world, and the mind and the mano-manthan that he did, so the dwindling effect. It also highlights the fact that what Gandhiji has up until now done for the country. So if you want, I can try to translate the 4 lines that I spoke Please do. from. Please do. So Ja Baap Mata Akhlane Nathwane. So Nath is basically someone who takes care, a father figure, and Mata is the mother. So here Mata is referred to as the Bharat Bhumi. And because right now she is a Nath and she doesn't have anyone, she needs a Nath. So you go and you bring the Naths back here into our country. Then he says, Ja Vishwahatya Upare Jad Chhatwane. So then he says, Vishwahatya. So right now the whole world is on fire. So that firing earth, you sprinkle some water, you go. And Ja Sat Sagar Par Setu Bandhwane. And here he means that crossing the 7 oceans in between, you just build the bridge between them. And then he just said that what Bapu did for the country, it is Kanghor Vanni Vatne Ajwar to Bapu. So in this dark forest kind of time, you are the light of hope. विकराल केसर यार ने पंपाड़ तो बापू. विकराल मतलब राक्षसी, और केसर यार is here mentioned as in terms of a lion. So a very rakshasi kind of lion, you are able to handle him. Pampar to matlab usko, the way you pet your dog. So he has the capability to pet Please. this rakshasi Ravan. Okay. Yeah. Wow. Thank you so much for translating that for us. It really helps in understanding the emotion that he had behind and how he connected it. It's interesting that Gandhiji was also known as the father of the nation, and here he mentioned that Vedanath and you know. So, so, so this is supposedly the letter he wrote, Bapuji wrote for Meghaniji after he heard the poem. Yeah. Hmm. This is a picture from the book, I believe. You want to share something about that as well? Yes, this is basically the Dholera Satyagraha. Before the Dholera Satyagraha, he sung a few of his songs from the Sindhodo book of poem. So this is maybe the reproduction of the picture, and everyone just loved it. Yeah. 1 second. Huh? We'll just skip a few. Yes. One more behind. Yes, this one. Thank you. Hmm. Yeah, there's a story behind this. I remember you telling me about that. So Yeah. share that. Okay, so when he went to meet Rabindranath Tagore in Mumbai in 1934, the time that Rabindranath gave was half an hour, and they were supposed to talk something for half an hour, but both the literates were so involved in talking about their own literature and the power of poetry and word that they ended up talking for 3 hours. So the half an hour meeting turned into 3 hour talk. Such was the power of words. So that was the conversation between Rabindranath Tagore ji and so you also mentioned that he was keen to Rabindranath Tagore ji was keen and was influenced by Meghaniji. So did he hear about him, or how how did they connect? Any information? So this meeting was basically put up by painter Nandalal Bose, he artist, and who had introduced Rabindranath Tagore to Meghani's
folk songs before, and he liked them, so that's why they thought that maybe we can meet. Okay. So it's interesting how The they met, and similar kinds of poets and fire for the country. yes, basically, specifically for the folk literature and folk, people who make Hmm. these things come true, people who have fought for it. For the folk, for the people. Yes. Go to the next slide. This is Meghaniji house in Tortilla. That's where he used to stay, I believe, and now it's a museum for people to visit, if I'm not wrong. Yeah. Mm. So that's a glimpse into the life of Meghaniji. Mhm. Thank you, Tirtha, for sharing the story here and for being with us. And thank you to our Facebook Live audience who have joined us on yet another episode of Itihas Ke Panno Se. And it's interesting that in this last Feb and March, and in the future as well, we're looking at the pen and the ink and the words that came out. Okay, so Pragun says, wonderful story, Tirtha, enjoyed. And we have a few messages directly. Enjoyed it from you. Somebody is traveling, but they're listening, they're unable to join. Switch on their videos, and let's see. Okay, wonderful narration, loved the flow. Thank you so much. That's Sri. You. So yes, so that's the story. That's the story from Tirtha. Thank you everybody for joining. And with that, we take leave from Facebook Live, and do join us next Friday at 7 p.m. for another story of an unsung hero on Itihas Ke Panno Se. So I'll just take a leave from the audience who are live on Facebook. See you next Friday, and do continue to watch Itihas Ke Panno Se. We have our YouTube channel. You can catch up on the earlier seasons and episodes on that as well. So see you next Friday. Bye-bye.